Welcome back. So the exogenic processes derive their energy from atmosphere, determined by the ultimate energy from the sun and also the gradients created by the tectonic forces. Sun से वो ultimate energy produce करता है, provide करता है और ये accept करता है exogenic forces. तो अब आप ये बताइए, what do you think that the slopes of gradients are created by tectonic factors? Why do you think कि जो slopes होते हैं या gradients होते हैं tectonic factors से होते हैं? तो एक्चुअली वो टेक्टोनिक फैक्टर्स एक एक्सोजेनिक फोर्सेस का काम करता है. Gravitational force acts upon all earth materials having a slopy surface and tend to produce movement of matter in downslope direction. Force applied per unit area is called stress. Stress is produced in a solid by pushing or pulling. This induces deformation. स्ट्रेस की वजह से क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है, या तो पुश करने से या फिर पुल करने से डिफॉर्मेशन होता है. नाउ फोर्सेस एक्टिंग अलोंग द फेसेस ऑफ द अर्थ मटेरियल्स आर शियर स्ट्रेस, जिसको हम लोग कहते हैं शियर स्ट्रेस. ये शियर स्ट्रेस सेपरेटिंग फोर्सेस होता है. It is this stress that breaks rocks and other materials. The shear stresses result in angular displacement or slippage. Besides the gravitational stress, Earth materials become subjected to molecular stresses that may be caused by a number of factors, amongst which temperature changes, crystallization, and melting are the most common. Chemical processes normally lead to loosening of bonds between grains, dissolving of soluble materials, or cementing materials. Thus, the basic reaction or the basic reason that leads to weathering, mass movements, and erosion is the development of stresses in the body of the earth material. Temperature and pressure, these are the two important climatic elements that control the various processes. All the exogenic geomorphic processes, जितना भी हम exogenic geomorphic process देखते हैं, these are covered under a general term and it is known as denudation. जितने भी exogenic geomorphic processes होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, denudation कहते हैं. denude का मीनिंग होता है, the word जो denude का मीनिंग होता है stripe off मतलब होता है uncover. मतलब जैसे मान लीजिए अर्थ सरफेस से ये कवर्ड एक माउंटेन से, तो इसका अनकवर जो हो जाता है, ये अनकवर हो जाता है, हट जाता है, उसको हम कहते हैं डेन्यूजन. जैसे फॉर एग्जांपल वेदरिंग, मास वेस्टिंग मूवमेंट्स, इरोजन या ट्रांसपोर्ट, सबको हम लोग डेन्यूडेशन से जाने जाते हैं. नाउ अब देखिए, हम ये डेन्यूडेशन प्रोसेस को आपको एक फ्लो चार्ट से समझाएंगे. जैसे कि ये डेन्यूडेशन प्रोसेस हो गया, डेन्यूडेशन प्रोसेसेस, ये डेन्यूडेशन प्रोसेस तो तीन तरह का हो गया. पहले आपका हो गया वेदरिंग, एक हो गया आपका वेदरिंग, दूसरा हो गया मास मूवमेंट्स को भी हम डेन्यूडेशन प्रोसेस कहते हैं, और तीसरा हो गया इरोजन, या इरोजन को हम क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन. इरोजन को क्या कह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन. ये तीन प्रोसेस में डिवाइड हो गया. ये सारे क्या है, दीज आर द प्रोसेस, ये प्रोसेस है. उसके बाद जो इसके पीछे जो ड्राइविंग फोर्स है या जो एनर्जी जिसमें लग रहा है, उसमें क्या क्या है, एनर्जी इसमें क्या है, इसमें ग्रेविटेशनल एनर्जी है, जी ग्रेविटेशनल एनर्जी है, या मॉलिक्यूलर स्ट्रेसेस है, या फिर केमिकल एक्शंस, ये तीन यूज होता है वेदरिंग के लिए. मास मूवमेंट में ग्रेविटेशनल फोर्स यूज होता है, और इरोजन या ट्रांसपोर्टेशन में काइनेटिक एनर्जी यूज होता है. ठीक है, इरोजन या उसमें काइनेटिक एनर्जी यूज होता है. हो गया. अब देखिए, नाउ it should become clear from this chart that for each process there exists a distinct driving force or energy. हर एक प्रोसेस के लिए एक डिस्टिंक्ट ड्राइविंग फोर्स, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं. As there are different climatic regions owing to variations in thermal gradients created by latitudinal, seasonal and land and water spread on the surface of the earth. जैसे कि थर्मल ग्रेडियंट्स क्रिएट होता है लैटिट्यूडनल के वजह से, लैटिट्यूड्स डिफरेंट लैटिट्यूड्स की वजह से, डिफरेंट सीजन्स की वजह से, लैंड या वाटर के स्प्रेड की वजह से सरफेस ऑफ द अर्थ में. तो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, वो रीजन से रीजन डिफर करता है. तो डेंसिटी, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजिटेशन, इट विल आल्सो डिपेंड ऑन द प्रेसिपिटेशन एंड टेम्परेचर. ओके, प्रेसिपिटेशन पे डिपेंड करेगा कि उसका वेजिटेशन का डेंसिटी क्या है, टाइप क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और टेम्परेचर क्या करता है, वो एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस पे इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस प्रोड्यूस करता है. Within different climatic regions, there may be local variations of the effects of different climatic elements due to altitudinal differences, aspect variations, and the variations in the amount of insolation. Variances in the amount of insolation. Insolation क्या होता है? Temperature differences. Temperature received by the north facing slopes and south facing slopes as compared to east and west facing slopes.
Further, due to differences in the wind velocities and directions, the amount and kind of precipitation, its intensity, the relation between precipitation and evaporation, daily range of temperature, freezing, thawing frequency, depth of frost penetration, the geomorphic processes may within vary and they vary within any climatic region. Okay. So अब पूछ रहे हैं कि what is the sole driving force behind all the exogenic processes? सोल ड्राइविंग प्रोसेस क्या है एक्सोजेनिक प्रोसेस के पीछे जो सोल ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है क्लाइमेटिक फैक्टर्स बीइंग इक्वल अगर क्लाइमेटिक फैक्टर्स को इक्वल कर दिया जाए इंटेंसिटी ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस डिपेंड्स अपॉन टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स तो स्ट्रक्चर और रॉक का टाइप पे डिपेंड करेगा क्लाइमेटिक फैक्टर्स अगर इक्वल रख दिया जाए तो एक्सोजेनिक प्रोसेस का इंटेंसिटी नाउ द टर्म स्ट्रक्चर इंक्लूड सच एस्पेक्ट्स ऑफ रॉक सच एज फोल्ड्स 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 हो गया फॉल्ट्स हो गए and then orientation and inclination of beds, presence and absence of joints, bedding planes, hardness and softness of constituent materials, minerals, chemical susceptibility of mineral constituents, permeability or impermeability of ice, permeability and impermeability, etc. Now, different types of rocks with differences in their structure offer varying resistances to various geomorphic processes. A particular rock may be resistant to one process and not resistant to another. It may be resistant to one process, but it may not be resistant to another. It may affect due to the other process. Now, and under varying climatic conditions, particular rocks may exhibit different degrees of resistance. Resistance may be of different degrees. अलग-अलग तरह का उसका degree हो सकता है resistance का. And they operate at differential rates and give rise to differences in topography. जिसकी वजह से different topographies हो जाता है. अलग-अलग different topographies present हो जाते हैं. The effects of most of the exogenic geomorphic processes are small and slow and may be imperceptible in a short time span, but in the long run affect the rocks severely due to continued fatigue. मतलब एक ही चीज बार बार स्लो देखिए अब मैंने एक लाइन लगाया उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ लेकिन इसको मैं बार बार करते रहूंगा तो ये काफी एक पैटर्न बन गया तो लॉन्ग रन में ये एक कुछ इफेक्ट दिखाता है Finally, I'll tell you that it boils down to one fact that differences on the surface of the earth though originally related to the crustal evolution, they continue to exist in some form or the other due to differences in the type and structure of earth materials. अर्थ मटेरियल्स ही इतना डिफरेंट है कि ये हमेशा कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहता है ठीक है नाउ some of the exogenic geomorphic processes have been dealt we will be starting so सबसे पहले हम डील करते हैं वेदरिंग से हम लोग किस पे जाएंगे वेदरिंग वेदरिंग को अच्छे से पढ़ेंगे so what is weathering weathering is the action of elements of weather and climate weather और climate का action weather and climate weathering is the action of the weather and climate over earth materials किसके ऊपर में अर्थ मटेरियल्स के ऊपर में उसका क्या एक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं वेदरिंग कहते हैं ठीक है now there are a number of processes within weathering which act either individually or together या तो अकेले ऐड करता है या तो ग्रुप में ऐड करता है to affect the earth materials in order to reduce them to fragmental state weathering is defined as mechanical disintegration weathering is defined as mechanical disintegration it is defined as the mechanical disintegration and chemical decomposition तो क्या हो गया वेदरिंग हो गया आपका मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ रॉक्स थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट वेदरिंग को हम आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन and chemical decomposition of the weather and climate. I mean, of the rocks due to the weather and climate. As very little or no motion of materials takes place in weathering, it is an in situ or on site process. Weathering is an in situ. What is in situ? It's an on site process. ये उसी place में होता है ठीक है It is little motion. Weathering processes are conditioned by many complex geological, climatic, topographic, and vegetative factors. Climate is of particular importance. Not only weathering processes differ from climate to climate, but also the depth of the weathering mantle. So, for example, now what we do is we see the different there are different climatic regimes and the depth of weathering is different. Okay. Now
There are major groups of weathering processes. What are the groups of weathering processes? First is chemical group, and then the second one is physical or mechanical, which we call as mechanical also, and the third one is biological processes. Biological weathering process. There are three types of weathering processes: chemical, physical, and biological weathering processes. Very rarely does any of these processes ever operate completely by itself, but quite often a dominance of one process can be seen. बोलना चाह रहा है कि ये तीनों प्रोसेस हमेशा एक साथ यूजुअली काम करता है या फिर एक दूसरे के साथ काम करता है, ऐसा बहुत कम देखा गया है कि कोई एक अकेले ही काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं केमिकल वेदरिंग के साथ। हम किसके साथ शुरू करते हैं? केमिकल वेदरिंग के साथ। व्हाट इज केमिकल वेदरिंग? अ ग्रुप ऑफ वेदरिंग प्रोसेसेस विद सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, सॉल्यूशन बनाना, कार्बोनेशन करना, हाइड्रेशन करना, ऑक्सीडेशन करना, रिडक्शन करना, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन एंड सॉल्यूशन। तो ये सारा प्रोसेस, ये सारा एक्ट्स ऑन द रॉक्स, इसको क्या करने के लिए? इसको डिकम्पोज करने के लिए, इसको रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, रॉक्स एक बड़ा सा है, इसको डिकम्पोज करके रिड्यूस करने के लिए छोटा सा स्ट्रक्चर में, इसको हम क्या कहते हैं? केमिकल वेटरिंग। किसका इसका यूज हुआ? सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। वाटर एंड एयर, जैसे कि ऑक्सीजन, वाटर एंड एयर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें, जिसमें अगर हम लोग हीट डाल दें, इफ वी पुट हीट ऑन देम, दे मस्ट बी प्रेजेंट। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होना चाहिए। ये एयर हो गया, और दूसरा वाटर, ये दोनों हमको प्रेजेंट होना चाहिए। किस लिए? केमिकल रिएक्शन को स्पीड करने के लिए। ओवर एंड अबव द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्रीजेस द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अंडरग्राउंड। These chemical reactions on various minerals are very much similar to the chemical reactions in a laboratory. ठीक है, now we will go with physical weathering. Now we will go with physical weathering. What are physical weathering? Physical weathering, जिसको हम लोग मैकेनिकल वेदरिंग प्रोसेस भी कहते हैं, ये किसी फोर्सेस से करता है। इसमें फोर्स क्या लग रहा है? फोर्स क्या क्या हो सकता है? देखिए, फोर्स पहला तो हो सकता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, जी, जैसे कि ओवरबर्डन प्रेशर होता है, या लोड होता है, या शेयरिंग स्ट्रेस होता है। दूसरा होता है एक्सपेंशन फोर्सेस। एक्सपेंशन फोर्सेस ये होता है टेम्परेचर की वजह से। टेम्परेचर बढ़ता है तो वो एक्सपैंड करता है, टेम्परेचर घटता है तो कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्रिस्टल ग्रोथ और एनिमल एक्टिविटी। तीसरा होता है वाटर प्रेशर्स। तीसरा क्या है? इट इज़ वाटर प्रेशर्स। वाटर का जो प्रेशर्स होता है, जैसे कि वाटर प्रेशर्स, वो वेटिंग या ड्राइंग साइकिल से कंट्रोल होता है। मेनी ऑफ दीज फोर्सेस आर अप्लाइड both at the surface and within different earth materials, leading to rock fracture. Most of the physical weathering processes are caused by thermal expansion and pressure release. These processes are small and slow but cause great damage to the rocks because of continued fatigue, and rocks suffer due to repetition of contraction and expansion. जैसे मैंने बताया था, हर बार वो कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सपैंड किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, एक्सपैंड किया, तो ये जो कंटिन्यूस एक लंबा सा प्रोसेस चलता है, जिसकी वजह से वो वेदर हो जाता है। अब मैं देखूंगा इसका बायोलॉजिकल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल वेदरिंग जो मैंने देखा था, बायोलॉजिकल वेदरिंग इज द कंट्रीब्यूशन टू or the removal of minerals and ions from the weathering environment and physical changes due to growth or movement of organisms। अगर इसमें organisms का काम है, living organisms का काम है, तो इस जगह पे वो उसको बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। जैसे कि बर्विंग, ये फील्ड है, यहाँ पे एक चूहे ने बरो कर दिया, बर्विंग, ये बायोलॉजिकल वेदरिंग क्रॉस करता है। वेजिंग, वेजिंग करते हैं बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स अपना गुफा बनाने के लिए, पूरा नेट बना देगा। अर्थवर्म्स होते हैं जो वेजिंग करते हैं, सरफेस में इधर से इधर इधर गैप कर देते हैं। एंड जैसे दे हेल्प इन एक्सपोजिंग द न्यू सरफेसेस टू केमिकल अटैक एंड असिस्ट इन द पेनिट्रेशन ऑफ मॉइस्चर। ये पहला लेयर था, ये दूसरा लेयर था। पहला लेयर को अर्थवर्म ने मिटा दिया, पहला लेयर को अर्थवर्म ने मिटा दिया, दूसरा लेयर है अभी भी। अब दूसरा लेयर, न्यू मॉइस्चर उसके अंदर आएगा, न्यू केमिकल एक्शंस होंगे। जैसे कि ह्यूमन एक्शंस भी होते हैं, ह्यूमन एक्शंस क्या करते हैं? हम लोग वेजिटेशन को डिस्टर्ब करते हैं, फ्लो करते हैं फील्ड को, सॉइल्स कल्टीवेट करते हैं, और एयर वाटर मिनरल्स का अर्थ मटेरियल्स में मिक्स करते हैं। फिर डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल मैटर हो गया, दे प्रोड्यूस ह्यूमिक, कार्बोनिक एंड अदर एसिड्स, जो डीके को इन्हांस करता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ाता है। Plant roots exert a tremendous pressure on the earth materials, mechanically breaking them apart। जो plant roots होते हैं वो एक तरह से earth materials में
बहुत ज़्यादा ही उसको यूज़ करते हैं जिससे वो उसको अपार्ट में ब्रेक कर देता है। ठीक है। Now we will go with the special effects of weathering. What are the special effects of weathering? Special effects of weathering. तो पहला हम पढ़ेंगे एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन क्या होता है देखिए। This has already been explained as the physical weathering process of unloading, thermal contraction and expansion and salt weathering. Exfoliation is a result but not a process. Exfoliation क्या है, एक result है, वो एक process नहीं है. Flaking off of more or less curved sheets of shells from over rock or bedrock results in smooth and rounded surfaces. स्मूथ और राउंडेड सरफेसेस हो जाता है ये फ्लेकिंग ऑफ ऑफ मोर और लेस कर्व्ड शीट्स ऑफ शेल्स। ओके। तो exfoliation can occur due to expansion and contraction induced by temperature changes. Exfoliation domes and tores result due to unloading and thermal expansion respectively. जो डोम्स क्रिएट होते हैं वो अनलोडिंग की वजह से और जो टॉर्स क्रिएट होते हैं वो एक्सपेंशन की वजह से। एक्सफोलिएशन, फ्लैकिंग एंड ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग का सिग्निफिकेंस क्या है, अभी हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। पहले हमने सिग्निफिकेंस वेदरिंग देख लिया, उसका स्पेशल इफेक्ट देख लिया, और अभी हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग। So, weathering processes are responsible for breaking down the rocks into smaller fragments and preparing the way for formation of not only regolith and soils but also erosion and mass movements. Biomes and biodiversity is basically a result of forest vegetation, and forests depend upon the depth of weathering mantles. Now, erosion cannot be significant if the rocks are not weathered. अगर rocks टूटा हुआ नहीं है तो erosion अच्छे से नहीं होगा. That means weathering aids mass wasting, erosion, and reduction of relief and changes in landforms are the consequence of erosion. Weathering of rocks and deposits helps in enrichment and concentration of certain valuable ores of iron, manganese, aluminium, copper, etc., which are of great importance for the national economy. Now, weathering is an important process in the formation of soils. अब देखिए इस चीज को हम समराइज करेंगे। When the rocks go under, when the rocks undergo weathering, जब rocks weathering में जाते हैं, some materials are removed through chemical or physical leaching by groundwater. Sorry, कुछ मटेरियल्स फिजिकल लीचिंग के थ्रू या केमिकल लीचिंग के थ्रू ग्राउंड वाटर में चल जाते हैं, और जो मटेरियल बचते हैं उनका जो कंसंट्रेशन होता है वो इंक्रीज कर जाते हैं। नाउ अगर ये वेदरिंग टेक प्लेस ना करे तो ये सेम मटेरियल सफिशिएंट नहीं रहेगा या इकोनॉमिकल नहीं रहेगा हमको उसको यूज करने में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया एनरिचमेंट। ठीक है। एनरिचमेंट क्या हो गया, जैसे कि ये हमारा अर्थ सरफेस है, ये रॉक्स है, ठीक है। तो रॉक्स से फिजिकल और केमिकल लीचिंग की वजह से इससे मटेरियल्स नीचे चले गए। अब ये रॉक तो इतना है लेकिन इसमें अमाउंट जो इसमें पहले 10 प्रेजेंट था वो 5 प्रेजेंट है। तो 5 अगर कम चीज ज्यादा एरिया में प्रेजेंट है तो क्या होगा, इस चीज का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जैसे इस एरिया में पहले 5 थे, 5 थे, 5 थे, तो वैसे इसका एनरिचमेंट हो जाएगा वो। ठीक है। तो मास मूवमेंट्स हम कहेंगे, तो मास मूवमेंट्स क्या है, मूवमेंट्स, मास मूवमेंट्स कैन बी रेफर्ड एज, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं मास मूवमेंट्स, एम एम, मास मूवमेंट्स। द मास मूवमेंट्स आर द ट्रांसफर of the mass of rock debris down the slope under the direct influence of gravity। ग्रेविटी के वजह से जो बहुत सारे रॉक के मूवमेंट एकदम धड़ाक से गिर जाते हैं उसको हम कहते हैं मास मूवमेंट। जैसे कि आ, जो आइस होते हैं या वाटर होते हैं, आइस वाटर या फिर एयर होता है, ये जो डेब्रीज अपने साथ नहीं कैरी कर पाते हैं, लेकिन डेब्रीज अपने साथ एयर वाटर और आइस कैरी कर सकते हैं। जैसे एयर फ्लो कर रहा है, इट इज नॉट फ्लोइंग डेब्री, बट डेब्री इज फ्लोइंग, उसके बीच में एयर है, वाटर है, आइस है। सो द मूवमेंट ऑफ मास में रेंज फ्रॉम स्लो टू रैपिड, the movements of mass may be ranged from slow to rapid, affecting shallow to deep columns of materials and include creep, flow, slide, and fall.
Now, gravity exerts its force on all matter, both bedrock and the products of weathering. So, weathering is not a prerequisite for mass movement, though it aids mass movement. क्या बता रहा है? वेदरिंग जो है वो एक मास मूवमेंट के लिए एक प्रीरिक्विजिट नहीं है, वो जरूरी नहीं है, लेकिन वेदरिंग मास मूवमेंट को इनहांस कर देता है, वो उसको एड करता है। मास मूवमेंट वेदर्ड स्लोप में बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और नॉन वेदर्ड स्लोप में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होता है। Mass movements are aided by gravity, and no geomorphic agents like running water, glaciers, winds, waves, and currents participate in the process of mass movements. That means mass movements do not come under erosion. जैसे मास मूवमेंट को हम लोग इरोजन के अंदर नहीं बोल सकते हैं, हालांकि वो एक शिफ्ट है ग्रेविटी के थ्रू जो मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। So material over the slopes have their own resistance to disturbing forces and will yield only when force is greater than the shearing stress of the materials. Now the weak unconsolidated materials, thinly bedded rocks, faults, steeply dipping beds, vertical cliffs or steep slopes, abundant precipitation and torrential rains, and scarcity of vegetation, they favor the mass movements. Several activating causes Several activating causes precede mass movements. They are removal of support from below to materials above through or natural means. देखिए, मास मूवमेंट से पहले क्या क्या होता है? पहले तो जो सपोर्ट होता है नीचे में वो हट जाता है, या तो नेचुरल या तो आर्टिफिशियल मीन्स। दूसरा, इंक्रीज इन ग्रेडियंट एंड हाइट ऑफ स्लोप। हाइट का जो ग्रेडियंट है, स्लोप का जो हाइट है, जिस जो इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से ग्रेडियंट इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से मास मूवमेंट होता है। ओवरलोडिंग, एडिशन ऑफ मटेरियल होता है, या तो नेचुरली या आर्टिफिशियल फिनिंग की वजह से, या फिर हैवी रेनफॉल हो गया, या सैचुरेशन हो गया, या स्लोप का मटेरियल का लुब्रिकेशन हो गया, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि रिमूवल ऑफ मटेरियल और लोड फ्रॉम द ओरिजिनल स्लोप सरफेस, वहां से मटेरियल हट गया, अर्थक्वेक्स हो गया, कोई एक्सप्लोजन हो गया, या फिर नेचुरल सीपेज हो गया एक्सेसिव वे में, या तो हैवी ड्रॉ डाउन ऑफ वाटर हो गया लेक से, रिजर्वायर से या रिवर से, जहाँ पे एक आउटफ्लो क्रिएट हो गया रिवर स्लोप्स में, रिवर बैंक्स के थ्रू, या फिर नेचुरल वेजिटेशन को हमने इनडिस्क्रिमिनेटली रिमूव कर दिया, डिफॉरेस्टेशन कर दिया। अब हम पढ़ेंगे हीव, HEAVE। हीव क्या होता है? HEAVE। व्हाट इज हीव? हीविंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेस। हीव हीव क्या होता है? हीव इज द हीविंग अप ऑफ सॉइल ड्यू टू फ्रॉस्ट ग्रोथ एंड अदर कॉजेस। Flow and slide are the three forms of movements. Okay. Okay. Now our next topic will be landslides, and it will be covered under the another lecture, and it will continue with landslides, erosion and deposition. Then it will be having soil formation, all those aspects. Let me see what is the time. Or I will cover the landslides part. Okay. So what are landslides? Landslides are relatively rapid Landslides. What are landslides? Landslides are relatively rapid and perceptible movements. Speed movement होता है. Materials involved are relatively dry material होते हैं. The size and shape of the detached mass depends on the nature of the discontinuities in the rock. जो rock है, अगर ये fully continuous है, discontinuous, sorry, discontinuities कैसा है, उस पर डिपेंड करता है साइज एंड शेप ऑफ द मासेस। जैसे अगर ये इतना इतना हो गया, अगर इसमें डिस्कंटिन्यूटीज बहुत सारा, तो छोटे छोटे मासेस होंगे। पर द डिग्री ऑफ वेदरिंग एंड स्टीपनेस ऑफ द स्लोप, जैसे कि इसका वेदरिंग कितना हुआ था या फिर इस स्लोप का स्टीपनेस कितना है, ठीक है, उस हिसाब से भी डिपेंड करेगा। अगर ज़्यादा स्टीप है आराम से गिरेगा, और बहुत कम स्टीप है तो हल्का से गिरेगा। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल सेवरल टाइप्स आर डिफाइंड इन दिस कैटेगरीज। पहला तो स्लम्प, जैसे मैं इसका एक इमेज बनाना चाहता हूँ, ये ऐसा है, ठीक है। तो ये देखिए मैं बता रहा हूँ, ये इसका इनिशियल, मैं चेंज कर देता हूँ, ये इसका इनिशियल स्टेज था। अब इसका स्टेज क्या है? अब इसका स्टेज ऐसे हो गया है, ये
अब इसका स्टेज ऐसे हो गया, पहले इसका स्टेज ऐसे था। तो ये क्या हुआ, ये ऊपर वाला चीज नीचे की तरफ आ गया। तो कैसे हुआ, जैसे कि ये था इसका इनिशियल पोजीशन, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, और ये इसका फाइनल पोजीशन है। फाइनल पोजीशन में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये ये देखिए, ये पैरेलल है एक दूसरे से, ये चीज ऐसे घूम जाता है। ये जो रोटेशन है, ये जो स्लोली बैकवर्ड रोटेशन ऑफ मटेरियल्स है, इसको हम कहते हैं स्लम्प बॉडी। तो स्लम्पिंग कहते हैं, स्लम्पिंग ऑफ द डेब्रीज विद द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो क्या कहते हैं, स्लम्प बॉडी, या कहते हैं स्लम्पिंग ऑफ द debris with the backward rotation. So what is slump? Slump is slipping of one or several units of rock debris with a backward rotation with respect to the slope over which the movement takes place. Rapid rolling or sliding of earth debris without backward rotation of the mass is known as debris slide. अगर ये रोटेशन ऊपर की तरफ ना हो, ये चीज जो है, ये चीज अगर ना हो, ये चीज दिस इज नॉट हैपनिंग, देन उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डेब्री स्लाइड। वो सिर्फ गिर रहा है, वो बैकवर्ड रोटेशन नहीं हो रहा है, तो उसको हम कहेंगे डेब्री स्लाइड। डेब्री फॉल इज नियरली अ फ्री फॉल। ये जो, जैसे कि मैंने ये कहा, ये इसका स्लोप है, तो डेब्री अगर यहाँ पे है, ये जो डेब्री है इसका फॉल हो रहा है, तो ये एज अ फ्री फॉल, ये पूरा ऐसे नीचे गिरता है, फ्री फॉल। ठीक है। और ये यूजुअली कहाँ पे होता है, जहाँ पे वर्टिकल, यहाँ पे ये वर्टिकल मेरा पे वहाँ पे डेब्री फॉल होना है, तो यहाँ से डेब्री फॉल हो गया। ठीक है। तो debris fall is merely a free fall of earth debris from a vertical or overhanging face. Sliding of individual rock masses down bedding joint of all surfaces is rock slide. अगर एक बड़ा सा रॉक है, वो अगर यहाँ से स्लाइड करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रॉक स्लाइड। हमने तीन चीज देख लिया, एक तो हमने देख लिया तुम्हारा आपका स्लम्प देख लिया हमने, एक हमने देख लिया ये स्लम्प देख लिया, स्लम्प एक हमने देखा, दूसरा हमने देखा रॉक स्लाइड, रॉक स्लाइड अभी देखा, और इससे पहले हमने एक और चीज देखा जिसको हमने देखा डेब्री स्लाइड। तो आपने ये समझ गया कि इन तीनों में अंतर क्या है, कि रॉक स्लाइड जो था वो एक बड़ा सा रॉक गिर गया, स्लम क्या है, पूरा का पूरा बॉडी गिर गया उसका, और ओरिएंटेशन चेंज किया। डेब्री स्लाइड में बॉडी तो गिरा छोटा छोटा पार्ट्स में, लेकिन ओरिएंटेशन चेंज नहीं किया। नाउ ओवर स्टीप स्लोप्स रॉक स्लाइडिंग इज वेरी फास्ट एंड डिस्ट्रक्टिव। ठीक है। Slides occurs as planar figures along discontinuities, like bedding planes that dip steeply. Rock fall is free falling of rock blocks over any steep slope, keeping itself away from the slope. Rock falls occur from the superficial layers of the rock face, an occurrence that distinguishes it from rock slide, which affects materials up to a substantial depth. Now, in our country, debris avalanches and landslides occur very frequently in Himalayas. There are many reasons for this. One, the Himalayas are tectonically active. Himalayas are tectonically active. They are, I'll write down the reasons. Himalayas are tectonically active. Okay. These Himalayas are tectonically active. They are mostly made up of sedimentary rocks and unconsolidated and semi-consolidated डिपॉजिट्स। जो उसका सेडिमेंट्री रॉक से बना रहता है, वो अनकॉन्सोलिडेटेड या सेमी कॉन्सोलिडेटेड डिपॉजिट से बना रहता है। स्लोप्स आर वेरी स्टीप, स्लोप बहुत ज़्यादा स्टीप होते हैं, ऑलमोस्ट पर पैरेलल और परपेंडिकुलर यू कैन से टू द ग्राउंड। कंपेयर टू द हिमालयस, द नीलगिरीज बॉर्डरिंग तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, जो नीलगिरीज है वहाँ पे कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है, कर्नाटका पे है, केरला, इन सारे के जो बॉर्डरिंग एरियाज में नीलगिरीज हिल्स पाए जाते हैं, और जो वेस्टर्न घाट्स है, जो वेस्ट कोस्ट में पाया जाता है, दीज आर टेक्टोनिकली स्टेबल। ये तुम्हारा क्या है, ये टेक्टोनिकली स्टेबल है। ये जो टेक्टोनिकली क्या थे, ये अनस्टेबल थे। ठीक है। तो ये जो टेक्टोनिकली स्टेबल है, दे आर मेक्सली मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक्स, बट स्टिल debris avalanches and landslides occur, though not as frequently as in the Himalayas in these hills, because many slopes are steeper with almost vertical cliffs and escarpments in the western Ghats and estuaries. इसमें बोला जाता है सारा स्लोप, most of the slopes are very steeper, almost vertical। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स नीलगिरीज में। मैकेनिकल वेदरिंग ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस एंड रेंजेस इज प्रोनाउंस्ड। मैकेनिकल वेदरिंग यहाँ पे ज्यादा होता है। कौन सा वेदरिंग यहाँ पे ज्यादा होता है, मैकेनिकल वेदरिंग यहाँ पे ज्यादा होता है। They receive heavy amounts of rainfall over short periods, so there is almost direct rockfall quite frequently in these places, along with landslides and debris avalanches.